तो बताया जाएगा। अभी आपका देखिए, आपका सीपीसी चल रही थी भाई, और सीपीसी में आपका इधर बिहार जे भी सूचना आ रही है भाई। शाम को ही बताया गया कि हो सकता है मई में आ जाए, जो चांस मैंने दिख रहा है। बिहार सिविल जज का आपका फार्म मई में आ सकता है। फिर यूपी जे लगा ही है, जब आए भले 1-2 माह बाद आए, लेकिन थोड़ा लेट करे तभी ठीक रहेगा, ताकि एपीओ और जे थोड़ा समय मिल जाए पढ़ने का। भाई 2-3 माह समय मिलता है तो अच्छा रहता है। देखिए सीपीसी आपका चल रही थी, और सीपीसी में जो आपका बताया जा रहा था वह देखा जाए। सीपीसी में आपको सेक्शन 42 बताया जा रहा था कि जिस कोर्ट को, यानी कि जिस न्यायालय को डिक्री ट्रांसफर की गई है, उस न्यायालय को क्या क्या पावर होगा, यानी कि क्या क्या शक्तियां होंगी, ये आपका बताया जा रहा था। और 42 में फिर एक बार देखिए, फिर एक बार भाई देखिए, एक दो लोग पूछ भी रहे थे 42 पर क्वेश्चन, फिर हम एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दें। जैसे कि प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की, उसका निष्पादन करना है पटना। तो आपका नियम ये था कि आपका जो जीता है, यानी कि डिक्री होल्डर, एक एप्लीकेशन दे कि इस डिक्री को सेंड किया जाए, अंतरित किया जाए, भेजा जाए पटना। क्योंकि जो हारा है व्यक्ति, यानी कि जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ कुर्क करनी है, पटना में। तो प्रयागराज का न्यायालय आपका सेक्शन 39 के तहत इस डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ भेज दिया है, पटना। अब पटना का न्यायालय जो डिक्री निष्पादित करा रहा है, जो प्रयागराज से गई है, तो पटना के न्यायालय को क्या क्या पावर होगा उस डिक्री को लागू कराने में, ये आपका 42 में बताया गया है। यानी कि प्रयागराज के न्यायालय को नहीं, बल्कि किस न्यायालय का पावर हम बता रहे हैं, तो जिस न्यायालय को डिक्री क्या की गई है, ट्रांसफर। एक दो लोग पूछ रहे थे अभी, तो भाई आपका 42 में डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की आपका शक्तियां नहीं दी गई हैं, बल्कि उस न्यायालय की शक्ति दी गई है जिसे डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए क्या की गई है, भेजी गई है। तो आपका 42 बताया गया था तमाम बातें। देखिए आपका क्या क्या पावर होगा वो बताया जा रहा था। इसमें आपका तीसरा खंड चल रहा था, यानी कि 42 का आपका क्लाज 2 का उप क्लाज सी। इसमें ये हम बता रहे थे कि डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। यानी कि अब समस्या ये आई कि क्या डिक्री भी कुर्क की जाती है, अटैच की जाती है। यानी कि प्रयागराज का न्यायालय, दूसरा उदाहरण बनाया जाए, बनारस के न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजा है, तो क्या बनारस का न्यायालय उस डिक्री को अटैच या कुर्क कर सकता है कि नहीं। तो बनारस के न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है कि उस डिक्री को वह क्या कर सके, कुर्क कर सके, जब्त कर सके। अब कैसे किया जाएगा, इसका एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चला, ए जीता और बी हार गया। बी के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन प्रयागराज में नहीं, बल्कि कहाँ कराना है, आपका बनारस में। तो ए ने एप्लीकेशन दिया, ए के एप्लीकेशन पर प्रयागराज के न्यायालय ने 39 के तहत डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ भेजा, बनारस। बनारस का न्यायालय उसका निष्पादन करा रहा है। तो ये समस्या है कि क्या बनारस का न्यायालय उस डिक्री को अटैच कर सकता है कि नहीं, जब्त कर सकता है कि नहीं, कुर्क कर सकता है कि नहीं। तो कुर्क कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा, देखिए एक उदाहरण फिर इसमें। मान लीजिए एक व्यक्ति सी है, और सी ए के खिलाफ मुकदमा किया था। किसके खिलाफ किया था, ए के।
और ए के खिलाफ सी जीता था। तो सी जाकर बनारस के कोर्ट में यह मांग कर सकता है कि ए के फेवर में जो डिक्री पारित की गई है और निष्पादन के लिए बनारस भेजी गई है उस डिक्री को कुर्क किया जाए, क्योंकि ए हमारा पैसा लिया था और हमारे पक्ष में भी क्या पारित की गई है, डिक्री। लेकिन आपका किसके बीच ये मुकदमा चला था, ए तथा सी। तो कौन मांग कर सकता है कि कुर्की को ही माने डिक्री को ही जब्त कर लिया जाए, तो ये इस उदाहरण में सी मांग कर सकता है। यानी कि सी किसके विरुद्ध इस उदाहरण में जीता था, ए के। तो डिक्री जब्त कर ली जाए क्योंकि हमारा पैसा भी क्या करना है, इसी से वसूलना, ये मांग की जा सकती है। अगला ये आगे देखा जाए, उपधारा 3 देखा जाए। उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। बस एक लाइन जानना है, इस उदाहरण से चलते रहिए कि अगर बनारस का न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश की एक कॉपी प्रयागराज के न्यायालय को यानी कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा। इसलिए भेजेगा कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय इस बात को जानता रहे कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है और कौन कौन आदेश बीच बीच में पारित किए जा रहे हैं। बस एक लाइन इसको। इसके बाद खंड 4 आपका, खंड 4 छोड़ दीजिए, इसको उतना नहीं महत्वपूर्ण है। आइए आपका 43। अब इधर की धाराएं थोड़ा छोटी छोटी हैं। मुख्य रूप से सेक्शन जो यहाँ बनता है वह 47 से बनता है, लेकिन प्री के लिए आपका बीच की 2-3 धाराएं पूछा जा सकता है। देखिए भाई फिर एक बार 43, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, एक्सटेंट नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन 43 में है। फिर आपका 44, जिस स्थान पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन 44 में है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब जो पूछा जाता है 44A, व्यतिकारी राज्य क्षेत्र यानी कि जो रिसिपोकल स्टेट हैं या पारस्परिक जो राज्य हैं के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। देखिए आपका ये जो 44 सेक्शन है इसको हम बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं। यानी कि जब फॉरेन जजमेंट हम पढ़ा रहे थे, विदेशी निर्णय पढ़ा रहे थे, तो उस समय हम बताए थे। तो इसके लिए आपका देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है। एक तो आपका 2-5 पढ़ना है, फिर आपका 2-6, हम शुरुआती दौर से चलते हैं, फिर 2-6 भी पढ़ना है। फिर आपका सेक्शन 13 पढ़ना था, सेक्शन 14 पढ़ना था और फिर 44A। देखिए आपका विदेशी न्यायालय आपका 2-5 में परिभाषित है। विदेशी न्यायालय किसे कहा जाएगा, फॉरेन कोर्ट किसे कहा जाएगा, तो जो न्यायालय भारत के बाहर बने हो यानी कि स्थापित हो और भारत सरकार द्वारा न तो उसे स्थापित किया गया हो न ही चालू रखा गया हो। अगर ऐसा न्यायालय कोई जजमेंट देता है तो एक लाइन में उस जजमेंट को हम बताए थे कि क्या कहा जाएगा, फॉरेन जजमेंट या विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय कब कंक्लूसिव भारत में होगा कब निश्चायक होगा, कब नहीं होगा, ये आपका सेक्शन 13 में बताया गया है। और फॉरेन जजमेंट के बारे में आपका जो प्रिजम्पशन है, उपधारणा है, अनुमान है, वह हम बताए थे कौन से सेक्शन में, 14 में। अब इसके बाद हम बताए थे कि विदेशी निर्णय को भारत में
कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा, कैसे निष्पादित कराया जाएगा, कैसे लागू कराया जाएगा। तो इसके लिए हम लिखवा भी चुके हैं, बताए भी हैं कि इसके लिए फॉरेन जजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे फॉरेन जजमेंट जो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के हों, व्यतिकारी, अभी हम इसको बताएंगे, और एक ऐसे जजमेंट जो व्यतिकारी से भिन्न राज्य के क्षेत्र के हों, यानी कि अन्य हो। देखिए, रिसिप्रोकल स्टेट या व्यतिकारी राज्य क्षेत्र का मतलब कई बार बताया गया है। एक क्वेश्चन आपका प्री में भी पूछा जाता है। रिसिप्रोकल मतलब पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब कि जिस देश से भारत सरकार का ट्रीटी हुई है, यानी कि संधि हुई है, या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि जिस देश से भारत सरकार ने संविदा की है, करार किया है, ठहराव किया है, या ट्रीटी की है। क्या ट्रीटी की है? तो मान लीजिए कि भारत इधर हो गया और इधर इंग्लैंड हो गया। भारत और इंग्लैंड में ये आपस में समझौता हुआ है कि भारत के न्यायालय अगर निर्णय, डिक्री या आदेश पारित करते हैं तो इंग्लैंड में लागू उसे कराया जाएगा, और इंग्लैंड के न्यायालय पारित करते हैं तब किसमें लागू कराया जाएगा? भारत में। यानी कि भारत ने इंग्लैंड को वचन दिया है, प्रामिस किया है कि आपके न्यायालयों द्वारा दिए गए जजमेंट को हम लागू कराएंगे, और इसके बदले में आपका, इसके एवज में इंग्लैंड ने भी वादा किया है कि जो भारत के न्यायालय डिक्री पारित करेंगे वो हम अपने देश में क्या कराएंगे? लागू। तो जब दोनों तरफ से प्रामिज हो गया, वादा हो गए, वचन आ गए, तो उसको एक शब्द कहा जाता है व्यतिकारी, यानी कि रिसिप्रोकल। तो जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को वचन देते हैं और दोनों को अपने अपने वचनों का पालन करना रहता है, तो उसे रिसिप्रोकल प्रॉमिस या व्यतिकारी वचन कहते हैं। और इसकी परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 2F में दी गई है। जब दो देश आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, क्रिमिनल मामलों के लिए करते हैं, तो उसके लिए जो प्रावधान, वो भी व्यतिकारी कहा जाएगा। लेकिन किस मामले में? क्रिमिनल। तो वह आपका यूपीएपीओ में पूछा गया है। तो सीआरपीसी की कौन सी धारा आपराधिक मामलों में लागू होगी? 105। यानी कि यहाँ भी व्यतिकारी राज्य क्षेत्र है। और जब सिविल मामलों में आपस में समझौता दो देश करते हैं तो उसके लिए प्रावधान सीपीसी की धारा में 44A। तीनों याद रखिए। जो संविदा नियम या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें राज्य न कहिएगा, व्यतिकारी वचन यानी कि रिसिप्रोकल प्रॉमिस है। व्यतिकारी राज्य क्षेत्र अगर क्रिमिनल में देखा जाए तो 105 में है और अगर सिविल में देखा जाए तो 44A सीपीसी। तो आपका बताया गया था, भले याद न हो, कि अगर किसी देश से भारत सरकार का समझौता हुआ है और वहाँ के न्यायालय द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो उसको भारत में कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा? तो उसका उपाय बहुत आसान है कि जहाँ एग्जीक्यूट या लागू कराना है वहाँ के जिला जज के यहाँ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, एक आवेदन दिया जाएगा, और आवेदन के साथ विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति क्या की जाएगी? अटैच, यानी कि संलग्न। और जिला जज ऐसे विदेशी निर्णय का निष्पादन ऐसे कराएंगे मानो उस निर्णय को उन्होंने स्वयं पास किया हो, स्वयं पारित किया हो। यही बात आपका किस सेक्शन में बताई गई है? 44A। अगला देखिए, इसको 44A भी हो गया। इसके बाद आपका 45
भारत से बाहर डिक्रियों का निष्पादन, तो जैसे केंद्रीय सरकार नियम बनाए, अगर भारत से बाहर भेजना है तो केंद्रीय सरकार के नियम के अनुसार यहाँ से क्या किया जाएगा, विदेश में भेजा जाएगा। ये भी कम पूछा जाता है। आइए 46 से आपका क्वेश्चन फिर बनता है, प्रीसेप्ट्स। प्रीसेप्ट्स का मतलब होता है आज्ञा पत्र। अब इसमें आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आज्ञा पत्र या प्रीसेप्ट्स होता क्या है, इसमें क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें समय क्या कितना रहता है। तो आपका आज्ञा पत्र, एक पहले उदाहरण देखिए। पहले एक उदाहरण देखिए तब डायरेक्ट पढ़ा जाए। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है, और बहुत ज़्यादा अगर मेंस में बने तो टिप्पणी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्री में ही बनता है। दो तीन बातें प्री के लिए यहाँ याद रखना है कि प्रिसेप्ट्स या आज्ञा पत्र किस सेक्शन में है, तो 40 आपका 6 में है, ये याद रखना है। उसके बाद से इसमें कितना समय होता है वो समय याद रखना है। लेकिन एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की, और इस डिक्री का निष्पादन बनारस में कराना है। कहाँ कराना है, अधिकारिता से बाहर। और बनारस में प्रतिवादी यानी कि निर्णित ऋणी या हारने वाले की प्रॉपर्टी है, तो प्रयागराज का न्यायालय, भाई पहला तरीका हमने बताया कि प्रयागराज के न्यायालय द्वारा उस डिक्री को सेंड कर दिया जाए। कहाँ सेंड कर दिया जाए, बनारस। तो सेंड किया जाएगा तो कौन सी धारा हमने बताई, 39। और बनारस का न्यायालय जब उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराएगा तो उसको क्या क्या पावर होगा, ये हमने कहाँ बताया, 42। यानी कि दो धाराएं हमने बताई। तो अगर प्रयागराज का न्यायालय ये चाहता है कि अभी हो सकता है कि डिक्री को सेंड करने या बनारस डिक्री को भेजने में समय लगे, तो आपका प्रयागराज का न्यायालय बनारस के न्यायालय के लिए एक आज्ञा पत्र या प्रिसेप्ट्स निकालेगा, और बनारस के न्यायालय से अपेक्षा करेगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री को लागू कराना है आपके एरिया में, आपके एरिया में उसके पास ये प्रॉपर्टी है, और तब तक आप उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर लीजिए, अटैच कर लीजिए। यानी कि प्रयागराज का न्यायालय बनारस के न्यायालय से ये आशा करेगा कि जो व्यक्ति हारा है, जिसके विरुद्ध डिक्री को लागू कराना है, उसकी प्रॉपर्टी आपकी इलाके में है, हल्के में है, क्षेत्र में है, और अभी हम डिक्री सेंड नहीं कर पा रहे हैं, अतः तब तक आप उसकी संपत्ति को क्या करिए, अटैच करिए। क्यों अटैच करिए, ताकि बेच उच कर भाग न जाए। क्योंकि भाई आपका हो सकता है कि डिक्री को ट्रांसफ़र करने में क्या लगे, समय, और इस बीच अगर मान लीजिए हारने वाला बनारस की अपनी संपत्ति बेचकर फरार हो गया तो कुछ मिलेगा नहीं। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डिक्री का निष्पादन विफल न हो, इसके लिए आपका उपाय पूर्ववर्ती किया जाता है कि जो जजमेंट डेटर हैं, जो निर्णित ऋणी हैं, या जो व्यक्ति हारने वाला है, जिसकी संपत्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के अधिकारिता से कहाँ है, बाहर, तो उस न्यायालय से ये कहा जाता है कि जब तक मैं अगला आदेश न दूं तब तक इस हारने वाले की आप संपत्ति को क्या करिए, कुर्क। डिक्री के निष्पादन में नहीं, भविष्य में अभी निष्पादन होना है। तो इसी को आपका कहाँ बताया गया है, आपका 40 आपका 6 में। देखिए अब बैरक की भाषा, दो तीन लाइन बस कवर करना है इधर। देखिए
जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे, तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिक्री के निष्पादन के लिए कॉम्पिटेंट या सक्षम है, यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित ऋणी की उसी आज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट कोई भी संपत्ति कुर्क कर ले। तो इसी उदाहरण पर चलिए। प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की। प्रयागराज के न्यायालय में ए जीता था और बी क्या हुआ था, हारा था। प्रयागराज के न्यायालय में ए ने आवेदन पत्र दिया है कि आप प्रिसेप्ट या आज्ञा पत्र निकालिए, तो प्रयागराज का न्यायालय आज्ञा पत्र निकाल सकेगा और बनारस के न्यायालय को ये निर्देशित कर सकेगा कि आज्ञा पत्र में जो हारने वाले की संपत्ति का हमने क्या किया है उल्लेख, उस संपत्ति को आप क्या कर लीजिए, अटैच कर लीजिए, यानी कि क्या कर लीजिए, कोर्ट। इसी को हम आज्ञा पत्र कहते हैं, ताकि भविष्य में जब डिक्री को भविष्य में जब ये डिक्री को निष्पादित कराने जाए तो पहले से संपत्ति कुर्क रहेगी, तो उसको बेचकर क्या करेगा, पैसा वसूल लेगा। इसका उद्देश्य ये है कि डिक्री का निष्पादन विफल न किया जाए। अगला देखिए, आसानी है बहुत ज़्यादा, वही समय आपका देखना है। देखिए आपका दूसरा खंड, वह न्यायालय जिसे आज्ञा पत्र भेजा जाता है उस संपत्ति को ऐसी रीत से कुर्क करने के लिए कार्यवाही करेगा जो डिक्री के निष्पादन में संपत्ति की कुर्की के लिए विहित की गई है। इसका मतलब इस उदाहरण में ये हुआ कि जिसे आज्ञा पत्र भेजा गया है, तो किसे भेजा गया है इस उदाहरण में, बनारस के न्यायालय को। तो बनारस का न्यायालय किस मेथड से कुर्की करेगा, तो जिस मेथड से आपका डिक्री के निष्पादन में संपत्तियां क्या की जाती हैं, कुर्क। एक लाइन आगे बताया जाएगा वो ढंग डिटेल में। परंतु भी महत्वपूर्ण है और परंतु का आपका समय बताता है, और समय अंडरलाइन भी ब्रैकेट पर कर लेना है, वहीं टाइम पूछा जाता है। देखिए समय, परंतु जब तक कि कुर्की की अवधि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के आदेश द्वारा बढ़ा न दी गई हो, या जब तक कि कुर्की के आपका अवमान के अवसान के पूर्व डिक्री कुर्क करने वाले न्यायालय को अंतरित न कर दी गई हो, और डिक्रीदार ने ऐसी संपत्ति के विक्रय के आदेश के लिए आवेदन न कर दिया हो, आज्ञा पत्र के अधीन कोई भी कुर्की 2 मास से अधिक चालू नहीं रखी जाएगी। यानी कि सामान्यतः जो आपका प्रिसेप्ट के आदेश के जरिए जो प्रॉपर्टी बनारस के न्यायालय ने कुर्क किया है, तो अगला क्वेश्चन ये आया कि वह कितने दिनों तक कुर्की में रखेगा, यानी कि वह संपत्ति कितने दिनों तक कुर्क रख सकेगा। सामान्यतः 2 माह। अगर 2 माह के अंदर बनारस के न्यायालय द्वारा डिक्री अगर ट्रांसफर कर दी जाती है तो समय बढ़ेगा। यानी कि बनारस ये प्रयागराज के न्यायालय को ये चाहिए कि यह 2 मास के अंदर या तो पुनः आदेश की और दिनों तक आप जब्त रखिए, या प्रयागराज का न्यायालय 2 मास के अंदर डिक्री के निष्पादन के लिए किसको ट्रांसफर कर दे, बनारस के न्यायालय को। अगर ऐसा नहीं होता तो 2 मास बाद वह कुर्की बनी रहेगी कि समाप्त हो जाएगी, समाप्त। तो आपका बस प्री के लिए ये याद रखना है कि प्रिसेप्ट या आज्ञा पत्र के अधीन कुर्क की गई संपत्ति कितने दिनों तक कुर्क रहेगी, तो सामान्यतः कितने दिनों तक, 2 माह। और 2 मास बाद आपका अगर आगे कार्यवाही नहीं की जाती तो कुर्की से वह संपत्ति क्या हो जाएगी, मुक्त।
तो बस याद रखना है कितने माह जो समय पूछा जाता है, 2 माह। इसके बाद आइए आपका 47 देखा जाए। जहाँ तक 47 की बात है, 47 से आपका मेंस में भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और आपका माने मेंस में भी एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उस क्वेश्चन को भी डील करना है कि क्या डिक्री को एग्जीक्यूट कराने वाला न्यायालय या कोर्ट डिक्री के पीछे या डिक्री के बिहाइंड जा सकता है कि नहीं। यानी कि क्या जिस न्यायालय को डिक्री आपका निष्पादन के लिए भेजी गई है, वह डिक्री की वैलिडिटी या वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयागराज के न्यायालय ने बनारस के न्यायालय को डिक्री ट्रांसफ़र की है, सेंड की है, तो क्या बनारस का न्यायालय उस डिक्री को लागू कराए कि उसकी वैधता की जांच करे। तो सामान्य नियम ये है कि बनारस का न्यायालय डिक्री की वैलिडिटी की जांच न करे, बल्कि उसको क्या करे, लागू कराए। लेकिन पूछा जाता है कि कब डिक्री को एग्जीक्यूट कराने वाला कोर्ट उस डिक्री की वैधता की जांच कर सकता है, यानी कि उस डिक्री की वैलिडिटी चेक कर सकता है। वह अपवाद दो चार हैं, बताएंगे, लेकिन पहले तो बैरक देखिए। देखिए क्या कहा गया है। यहाँ से आपका प्री में झारखंड इत्यादि राज्यों में अंदर जाकर पूछा है, मैं फिर बता दूं। देखिए आपका प्रश्न, जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, यानी कि प्रश्न यानी कि क्वेश्चन जिसका डिटर्मिनेशन डिक्री को एग्जीक्यूट करने वाला कोर्ट करेगा। तो फिर एक बार आपका इसको देखा जाए, इसी उदाहरण पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रयागराज के न्यायालय ने डिक्री पारित की और इसे सेंड कहाँ कर दिया है, बनारस के न्यायालय। तो आखिर बनारस के न्यायालय को डिक्री निष्पादित करने में क्या क्या पावर होगा, ये पावर आपका सेक्शन कौन बताएगा, 42। भाई आपका पहला पावर ये था, पहले 42 से उठाइए कि बनारस का न्यायालय उस डिक्री को एग्जीक्यूट या लागू कराने में वही शक्तियां रखेगा जो होती यदि वह उस डिक्री को स्वयं पास किया रहता। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो व्यक्ति डिक्री का वायलेशन करते हैं, अवज्ञा करते हैं, उनको दंडित किया जा सकता है। जो बाधा डालते हैं उनको भी दंडित कौन न्यायालय कर सकता है, बनारस का न्यायालय कर सकता है, इत्यादि। ये का किस सेक्शन में ये पावर था, 42। अब 47 आपका ये बताएगी, 47 आ जाइए। 47 आपका ये बताएगी कि जो ये बनारस का न्यायालय है, इनकी यह किन प्रश्नों का निर्धारण करेगा, यानी कि किन विवादों को सॉल्व भी कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किस डिस्प्यूट पर फैसला देने का अधिकार निष्पादन न्यायालय को प्राप्त है। देखिए शक्तियां नहीं, अब यहाँ है कि किस विवाद का वह निपटारा कर सकता है, अर्थात किस आपका क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन कर सकता है। अर्थात अगर बनारस के न्यायालय में यानी कि एग्जीक्यूशन कोर्ट में अगर कोई आपत्ति की जाती है, तो किन किन आपत्तियों का निस्तारण वह न्यायालय कर सकता है, इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से कहाँ किया गया है, 47 में। तो फिर एक बार याद रखिए 42 में क्या क्या पावर रखेगा वो बताया गया, और किन किन क्वेश्चनों का निर्धारण या डिटर्मिनेशन कर सकता है, ये आपका किस में बताया गया है, 47। तो देखिए आपका बेयर एक्ट की भाषा याद करनी पड़ेगी। आपका
प्री में भी यहाँ से पहले देखिए बेरेक देखा जाए, तब आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन दूसरा देखा जाए। देखिए भाई आपका वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिनमें डिक्री पारित की गई थी, और जो डिक्री के निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन, उन्मोचन यानी कि डिस्चार्ज या तुष्टि से संबंधित हैं। आपका डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि पृथकवाद द्वारा अवधारित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुकदमे के पक्षकार बनाया जाए। ए और बी में मुकदमा चला तो ये मुकदमे के पार्टी हो गए, पार्टी ऑफ सूट, यानी कि मुकदमे के क्या हो गए, पक्षकार। अगर ए मर जाता है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा, तो उसको हम कौन बना लें, सी। और अगर बी मर जाता है तो इसका भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है, और उसको हम क्या बना लें, डी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन पक्षकारों के बीच में डिक्री पारित की गई, यानी कि ए तथा बी, या उनके विधिक प्रतिनिधियों के बीच, विधिक प्रतिनिधि मतलब ए मर गया तो कौन होगा, सी, और अगर बी मर गया तो कौन होगा, डी। इनके बीच जो भी विवाद उत्पन्न होंगे, जो भी इनके बीच डिक्री के निष्पादन से संबंधित आपका विवाद उत्पन्न होंगे, उन विवादों का निस्तारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो जो न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट करा रहा है या जो न्यायालय डिक्री को लागू करा रहा है। तो ऐसा न्यायालय आपका कह सकते हैं कि किस किस प्रश्न का निस्तारण कर सकता है। तो तीन दिए गए हैं वाक्य, फिर एक बार देखिए। पहला वाक्य आपका क्या है कि उस डिक्री के निष्पादन से संबंधित, एग्जीक्यूशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उठेंगे वह कौन डिसाइड करेगा, निष्पादन न्यायालय। इसके बाद उस डिक्री के डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्या, उन्मोचन। और तीसरा आपका उस डिक्री की तुष्टि, तुष्टि का मतलब आपका ये हुआ कि क्या वह उस डिक्री को लागू करा दिया, तुष्ट कर दिया गया, मतलब कि क्या वह पैसा दे दिया गया है कि नहीं। अभी हम बताते हैं, पहले शब्द भाई आगे बढ़ाया जाए। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, जो झारखंड में पूछा गया कि डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय किन प्रश्नों को अवधारित कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। आपका जो ऑप्शन दिया था, डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्न, डिक्री के डिस्चार्ज या उन्मोचन से संबंधित प्रश्न, डिक्री की तुष्टि से संबंधित प्रश्न, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों का क्या कर सकता है वह न्यायालय, आपका निस्तारण। अब पहले बेरेक हो जाए। तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि सेपरेट सूट द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 47 का जो क्लाज 1 है वह फर्दर सूट को या अतिरिक्त वाद को या अपरवाद को रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिक्री के को एग्जीक्यूट कराने से विवाद से संबंधित प्रश्न है, उसके निष्पादन से संबंधित, उन्मोचन से संबंधित प्रश्न है, तुष्टि से संबंधित प्रश्न है, तो इसके लिए आप नया वाद नहीं लाएंगे। जब ये निष्पादन की कार्यवाही चल रही है, उसी कार्यवाही में ही ये सब विवाद क्या किए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे। तो क्या इसके लिए नया वाद लाया जाएगा कि उसी कार्यवाही में निपटा दिया जाएगा, उसी कार्यवाही।
अब तीन बातें फिर एक बार समझिए, इन तीनों शब्दों को हमें बताना है। आपका एक एक करके देखिए, एक उदाहरण भी बना लिया जाए। मान लीजिए आपका प्रयागराज का ही न्यायालय छोड़ दिया, ऐसे देखिए। मान लीजिए कि बनारस का न्यायालय डिक्री को लागू करा रहा है। तो पहला नियम ये आया कि डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट होंगे, जितने भी विवाद होंगे, उनके लिए अलग से वाद लाने की आवश्यकता नहीं है और न ही अलग से मुकदमा लाया जाएगा। वो सभी प्रश्न जो डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित हैं, ये किस कोर्ट द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे? बनारस के, अलग से मुकदमा नहीं। अब डिक्री के एग्जीक्यूशन से संबंधित प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न ये विवाद उठा कि जो ये डिक्री आपका लागू हो चुकी हैं, दोबारा लागू न कराइए। इस विवाद का निपटारा भी बनारस का न्यायालय ही करेगा। फिर इस डिक्री को आपको एग्जीक्यूट कराने का जुरिडिक्शन ही नहीं है, अधिकारिता ही नहीं है। यानी कि हारने वाला बनारस के न्यायालय में एप्लीकेशन देता है कि जिस डिक्री को आप लागू करा रहे हैं, उस डिक्री को निष्पादित कराने या प्रवर्तित कराने या लागू कराने की शक्ति या जुडिक्शन या अधिकारता आपको नहीं है। तो अधिकारता है कि नहीं, क्या दूसरा कोर्ट डिसाइड करेगा कि बनारस का ही न्यायालय? यानी कि जो न्यायालय डिक्री को क्या करा रहा है, एग्जीक्यूट। अब ये नहीं कि दूसरे न्यायालय में चले जाइए। फिर मैं बता दूं कौन न्यायालय करेगा? बनारस का। तो अगर किसी व्यक्ति को डिक्री के निष्पादन से संबंधित न्यायालय के जुरिडिक्शन पर आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो, तो इसके लिए सेक्शन काम करता है 21। बताया गया है 21 ये कहता है कि अगर आप एग्जीक्यूशन की अधिकारिता पर, अर्थात अगर आप निष्पादन की अधिकारिता पर आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो कब तक बनारस के न्यायालय में आप आपत्ति दर्ज करिए? तो सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, यानी कि जैसे ही प्राइमा फेसाई कोर्ट में उपस्थित होने का या अपनी बात रखने का आपको क्या मिले? मौका। एक लाइन याद रखिए, डिक्री के निष्पादन के बारे में आपत्ति कब तक की जा सकती है? तो एक लाइन याद रखिएगा, सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर। एक ही वाक्य मार कर आइएगा। यानी कि जैसे ही विपक्षी को मौका मिले, बनारस के न्यायालय में एक एप्लीकेशन दे दे कि जो डिक्री आप क्या कर रहे हैं, निष्पादित, उस डिक्री को लागू कराने की अधिकारता आपको नहीं है। अब आइए डिक्री का उन्मोचन। उन्मोचन देखा जाए भाई, डिक्री के डिस्चार्ज या उन्मोचन से संबंधित जितने भी विवाद हैं, जितने भी आपका डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूटों का निर्धारण भी या उन डिस्प्यूटों को सॉल्व कौन करेगा? तो अलग से मुकदमा नहीं लाया जाएगा। जो न्यायालय डिक्री को लागू करा रहा है, वही न्यायालय डिक्री डिस्चार्ज हो गई है कि नहीं हुई है, इस बात का निर्धारण करेगा। अब समस्या ये आया कि डिस्चार्ज होता क्या है, उन्मोचन होता क्या है, ये हमें जानना है। जहाँ तक डिस्चार्ज शब्द की बात है, आपका ये संविदा अधिनियम में भी आएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा, सीआरपीसी में भी आएगा और सीपीसी में भी आएगा। फिर एक बार समझिए, तीनों में ये है। यानी कि जो ये डिस्चार्ज या उन्मोचन शब्द हैं, फिर मैं बता दूं, ये सीपीसी में भी है, आपका सीआरपीसी में भी है और कॉन्ट्रैक्ट में है। उन्मोचन का मतलब ये हुआ कि अब हम इससे मुक्त हो गए हैं।
उन्मोचन का मतलब क्या हुआ, अब हम इससे क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। तो आइए देखा जाए, पहले सीपीसी न समझिए भाई, पहले आपका सीआरपीसी और आपका कॉन्ट्रैक्ट समझिए, तब सीपीसी डिस्चार्ज बताते हैं। मान लीजिए ए एक अभियुक्त है और आपका अभियुक्त के खिलाफ कांग्निजेंस या सीआरपीसी में संज्ञान लिया गया, तो आरोप या चार्ज के निर्माण के पूर्व यदि न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ इतना पर्याप्त एविडेंस नहीं है कि आगे कार्यवाही की जाए, तो चार्ज फ्रेम करने के पूर्व या आरोप के निर्माण के पूर्व वह चाहे तो अभियुक्त को क्या कर सकता है, डिस्चार्ज। उन्मोचन सदैव आरोप के निर्माण के पूर्व किया जाता है, ये जजमेंट नहीं है, यानी कि दोष मुक्ति या दोष सिद्धि, यानी कि न तो कन्विक्शन है न एक्विटल है, यह एक प्रकार का आदेश है। तो क्या किया जाता है, इस आदेश द्वारा कार्यवाही को समाप्त न करके स्थगित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस का क्या रहता है, अभाव, और जैसे एविडेंस मिलेगा पुनः कार्यवाही क्या की जा सकती है, प्रारंभ। इसी प्रकार आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज मिलेगा। आपका वहाँ डिस्चार्ज का मतलब ये हुआ कि जाओ हम तुम्हें छूट दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेंगे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ए ने बी को 5,000 रुपया दिया था और कहा कि जाओ हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, एक पैसा नहीं लेंगे, जाओ तुम ले लो हमारा पैसा, हम वापस नहीं लेंगे, यानी कि ए ने बी को क्या कर दिया, कर्जे से डिस्चार्ज, उन्मुक्त। उसी प्रकार यहाँ भी उन्मोचन, मान लीजिए डिक्रीदार ए है, बी के खिलाफ आपका डिक्री को निष्पादित करा रहा है, तो बी जाकर निष्पादन न्यायालय में कह सकता है कि जो डिक्री का निष्पादन आप करा रहे हैं उसके निष्पादन से मैं क्या हो चुका हूँ, मुक्त हो चुका हूँ, अतः अब इसका निष्पादन कराया जाए कि न कराया जाए। के उदाहरण सटीक एक दो इस पर देने चाहिए, लेकिन दिमाग में भाई आ नहीं रहे उदाहरण, फिर मिलेगा तो हम बताएंगे, क्योंकि एक दो उदाहरण इस पर सीपीसी में आपका बनाना चाहिए। तुष्टि आसान है। तुष्टि का मतलब ये हुआ कि उस डिक्री का अन्यथा पालन हो चुका है। तो आइए अन्यथा पालन दिखाया जाए, यानी कि वह डिक्री तुष्ट हो गई है, यानी कि पालन उसका हो चुका है। ध्यान से देखिए भाई, आपका ये सटीक उदाहरण मिलेगा। मान लीजिए कि आपका डिक्री न्यायालय निष्पादित कर रहा है और निर्णित ऋणी या जजमेंट डेटर या हारने वाले का मकान की कुर्की की कार्यवाही चल रही है। किसकी कार्यवाही, तो जिसका मकान है वह निष्पादन न्यायालय में आता है, एक एप्लीकेशन देता है कि हजूर हमारे मकान की कुर्की की कार्यवाही रोकी जाए। क्यों रोकी जाए, क्योंकि मैंने पैसा, जो भी डिक्री की रकम थी, मैं जीतने वाले को क्या कर चुका हूँ, दूसरे तरीके से दे चुका हूँ, यानी कि मैं नगद दे दिया, चेक से दे दिया, ड्राफ्ट से दे दिया, डिक्री का पालन हो गया है, डिक्री तुष्ट हो गई है, अतः इस कुर्की को क्या किया जाए, क्या किया जाए, हमारी संपत्ति कुर्क करने से आप रोकिए। क्यों रोकिए, क्योंकि डिक्री की हमने क्या कर दी है, तुष्टि। तुष्टि का मतलब कि जो रकम थी या तो हमने नगद दे दिया है या हम चेक द्वारा दे दिए हैं, ड्राफ्ट द्वारा दे दिए हैं, अतः ऐसी दशा में हमारा मकान अब कुर्क न किया जाए, क्योंकि पूरी रकम हमने अब क्या कर दी है, अदा। इसी को तुष्टि कहते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रकम डिक्री में दी गई थी वह रकम दूसरे तरीके से क्या की गई,
वसूल ली गई है, या तो बैंक खाते से वसूल ली गई, चेक से, जो भी तरीका हो। तो अब दूसरे माध्यम से वह रकम वसूल ली गई कि नहीं वसूल ली गई, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण भी डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए अलग से मुकदमा लाया जाएगा कि नहीं? क्या कहा गया बैरक में? नहीं लाया जाएगा। तो फिर एक बार आइए, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय किन किन प्रश्नों को सॉल्व करेगा, किन किन प्रश्नों को अवधारण करेगा, या किन किन प्रश्नों पर फैसला सुनाएगा? तो जो डिक्री के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हैं, जो डिक्री के डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचन से, और तीसरा जो डिक्री के किससे रिलेटेड हैं? तुष्टि। उपर्युक्त सभी मार्क कराइए। भाई फिर एक बार हम बता रहे हैं, प्री में आया है निष्पादन, इसके बाद दूसरा शब्द कौन है? उन्मोचन, और तीसरा कौन है आपका? तुष्टि। अगला शब्द देखिए भाई, खंड 2 निश्चित हैं। अब खंड 3 देखिए, जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, तो उस प्रश्न का अवधारण भी इस धारा के तहत किया जाएगा। अब आइए विवाद कराइए प्रतिनिधि के बारे में, यानी कि ए जीता था और बी हारा था, बी के खिलाफ डिक्री को लागू कराया जा रहा था, तब तक बी क्या हुआ? जिंदा है कि मर गया? मर गया। अब फिर मैं बता दूं, अगर बी मर जाता है तो जो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो बी के विधिक प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ अब डिक्री को लागू कराया जाएगा। लेकिन विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक उत्तरदायी होंगे? तो लगातार बताया जा रहा है, जिस सीमा तक वह क्या पाए हैं? मृतक की प्रॉपर्टी। आगे बताना है, धारा कल आ जाएगा, धारा 50 और 52। अब बी का विधिक प्रतिनिधि सी है कि डी है कि ई है, इस बारे में डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया। तो आप लोग बताइए इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? क्या अलग से मुकदमा लाया जाएगा कि निष्पादन न्यायालय ही कर देगा? निष्पादन न्यायालय, अलग से मुकदमा नहीं। यानी कि विधिक प्रतिनिधि कौन है? अगर इस बारे में कोई डिस्प्यूट निष्पादन में उठता है तो उस विवाद का भी निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? निष्पादन न्यायालय। अगला देखिए आपका वह वादी, अब एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखिए, वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है, इस धारा के प्रयोजन के लिए वाद सूट के पार्टी यानी कि वाद के पक्षकार माने जाएंगे। आइए मुकदमा बनाइए, तब न डिसमिस कराएंगे। देखिए आपका ए और बी, फिर मुकदमा बनाना पड़ेगा। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा दायर किया और ए का मुकदमा क्या हो गया? खारिज। तो आप लोग बताइए, ए वाद का पक्षकार माना जाएगा कि नहीं? यानी कि जिसका मुकदमा क्या हो चुका है? डिसमिस हो चुका है, वह वाद की पार्टी या पक्षकार होगा कि नहीं होगा? इसके बाद दूसरा शब्द देखिए भाई, और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिवादी के विरुद्ध यानी कि इसके अगेंस्ट में आवाद क्या हो चुका है? इसको कल बताया जाए भाई, थोड़ा बहुत